तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है अपनी क्लास 12th बैंकिंग का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी बात की जाए तो ये करीबन 7 मार्क्स की आपकी वेटेज रखता है। ठीक। तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें 6 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। जैसे कि पहला है बैंक कंप्यूटराइजेशन, कि बैंक में कंप्यूटराइजेशन हुआ उसके बारे में थोड़ा पढ़ाया जाएगा। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज़्यादा डिटेल्ड में हमें समझने की ज़रूरत है। कोई प्रोसेस वगैरह यहाँ पे नहीं है ज़्यादातर समझने के लिए, रटने के लिए। ठीक, तो शुरू करते हैं आसान से। सबसे पहला आसान टॉपिक दे रखा है बैंक कंप्यूटराइजेशन। इस वीडियो के अंदर देखो मैं कोशिश करूंगा 3 टॉपिक्स को कवर करने की। ये जो शुरू के 3 टॉपिक्स हैं ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और ये नेक्स्ट जो 3 टॉपिक्स हैं उसको मैं अगली वीडियो के अंदर आपको कवर करा दूंगा। और साथ साथ बताता भी जाऊंगा कौन सा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा पूछा जाता है। तो सबसे पहले बैंक कंप्यूटराइजेशन के बारे में दे रखा है कि मतलब कंप्यूटर की डेफिनेशन दे रखी है, मतलब इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन है। कंप्यूटर की डेफिनेशन तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुम लोगों को पता है कंप्यूटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डाटा को, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है एज डिजायर्ड, जैसा हम चाहते हैं, और रिट्रीव करता है स्टोर डाटा को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब हम चाहते हैं तो हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं उसकी मदद से, और प्रिंट कर सकते हैं रिजल्ट को अपने डिजायर्ड फॉर्मेट के अंदर। ये बात तुम्हें पता ही है कि कंप्यूटर के अंदर हम जो सा डाटा चाहें वो सा डाटा फीड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में उसको हम प्रिंट दे सकते हैं जिस फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट के अंदर। इसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर के फीचर्स। तो देखो ये टॉपिक मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकता है। तो कंप्यूटर की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्पीड। तो ये तुम लोगों को पता ही है, कंप्यूटर जो है वो एक्सेस कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है डाटा मिलियन टाइम्स फास्टर देन ह्यूमंस कैन। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ये पेज है, इस पे कुछ डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को प्रोसेस करो, एनालाइज करो, तो तुम्हें उसमें बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है किसी को आधा घंटा लगे, किसी को जो है 1 घंटा लगे, एनालाइज वगैरह करने में समय लग जाएगा। लेकिन कंप्यूटर जो होता है, अगर हम बात करें, वो मिलियन टाइम्स फास्टर हमसे 1 10 लाख गुना तेजी से वो डाटा को एक्सेस कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। इसके अलावा ये स्टोर कर सकता है डाटा को, इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में, और प्रोसेस कर सकता है उसे प्रोड्यूस करने के लिए डिजायर्ड रिजल्ट, जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं। ठीक। इट इज यूज एसेंशियली अ डाटा प्रोसेसर। ये क्या करता है, एक डाटा प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है इसको एक्सेस करने के लिए या फिर प्रोसेस करने के लिए। ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस आर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल पल्सेस एंड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। जितने भी कंप्यूटर ऑपरेशंस होते हैं वो करे जाते हैं बाय इलेक्ट्रिकल पल्सेस के द्वारा, जो कि ट्रेवल होती है स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब लाइट की स्पीड से भी तेजी से। तो ये लाइन अगर हम गायब भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद भी ना हो। बाय इलेक्ट्रिकल पल्सेस देखो ये एक तरीके से मतलब कोई प्रोसेस होता होगा उसके थ्रू करी जाती होगी, और ये स्पीड की लाइट से भी ट्रेवल करने की स्पीड से भी तेज काम कर सकता है। यहाँ लिखा भी है बहुत सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं जो करीबन 100 मिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड कर सकते हैं। हम 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो लगा लो। ठीक। तो ये हो गया पहला। दूसरा आता है स्टोरेज। कंप्यूटर के पास कैपेबिलिटी होती है बहुत बड़े डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। ठीक है, यहाँ लिखा भी है कंप्यूटर्स के पास ह्यूज कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की इन अ वेरी स्मॉल फिजिकल स्पेस। जैसे कि आजकल एसएसडीज चल रही हैं, एसएसडीज पुराने जमाने में हार्ड डिस्क हुआ करती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसके अंदर ये डाटा को स्टोर कर लेता है। आजकल के कंप्यूटर जो है वो पिक्चर्स और साउंड को भी डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बहुत पुराने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, इसलिए है ऐसा। ठीक। एक्यूरेसी अगला आता है। एक्यूरेसी का मतलब बिल्कुल सही। ठीक है। जो एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई। कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही हाई होती है, और हर कैलकुलेशन जो है वो सेम एक्यूरेसी से परफॉर्म करता है। लेकिन ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक्यूरेसी की बात करूं मैं तुमसे, तुम्हें कोई कैलकुलेशन करने को दूं, फॉर एग्जांपल 12 + 15, तो तुम बहुत ही एक्यूरेट करके बता दोगे कि सर 27 आ गया। ठीक। तो ये तुम्हारी एक्यूरेसी हो गई कि तुमने कितनी एक्यूरेसी से आंसर निकाला, कितना तुम सही हो। कोई तुम्हें इक्वेशन दी जाए ऐसे लिख के, तो तुम तुरंत बता दो कि सर 110, तो ये तुम्हारी एक्यूरेसी है। कंप्यूटर भी बिल्कुल एक्यूरेट परफॉर्म करेगा। लेकिन पता है एक समस्या क्या होती है, जैसे जैसे तुम पहला क्वेश्चन करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे, पांचवा करोगे, अगर तुम ऐसे करते करते 100 150 क्वेश्चन तक पहुंच गए, तो 100 150 वाले क्वेश्चंस में तुम्हारी एक्यूरेसी जो है वो हल्के हल्के कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक।
यहाँ लिखा भी है, इस चीज को देखने के लिए आपको दे भी रखा होगा, ये ह्यूमंस की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। एरर अकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स rather than टेक्नोलॉजिकल वीकनेस, मेन सोर्सेज ऑफ एरर्स आर रॉन्ग प्रोग्राम बाय द यूजर और इनएक्यूरेट डाटा। मतलब कंप्यूटर में कोई भी एरर होने का चांस ही नहीं है, ठीक, क्योंकि ये जो होते हैं एरर्स ह्यूमन बींग्स के थ्रू किए जाते हैं, ना कि कंप्यूटर्स के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल वीकनेस अगर होती है तो टेक उसकी वजह से होती है। मेन सोर्सेज एरर कौन कौन से हो गए, या तो तुम गलत इंफॉर्मेशन ही फीड कर दोगे उस वजह से होगा, या फिर गलत प्रोग्राम का इस्तेमाल करोगे जो फीडिंग करने के लिए, तो हमारे एरर्स देखने को मिलते हैं हमें। इसके अलावा डिजिलेंस, डिजिलेंस मतलब कंप्यूटर जो है वो फ्री फ्रॉम टायर्ड एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक, मतलब ये कभी थकेगा नहीं। इवन 10 मिलियन कैलकुलेशन करने के बाद भी ये अगली कैलकुलेशन सेम एक्यूरेसी से करेगा जिससे इसने पहली की थी। लेकिन हमारे संग, ह्यूमंस के संग ऐसा नहीं होगा, ठीक। वर्सैलिटी क्या होती है, कंप्यूटर क्या कर सकता है, वाइड रेंज ऑफ वर्सैलिटी मतलब अलग अलग डायनेमिक, एक तरीके से कह सकते हो। एक कंप्यूटर क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ जॉब जो है स्पीड से, एक्यूरेसी से और डिलीजेंस से कर सकता है, ठीक। इन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफन इट इज रिक्वायर्ड द सेम कंप्यूटर इज यूज फॉर डाइवर्स पर्पसेस। मतलब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, हम ही देख लो अपने कंप्यूटर्स को डाइवर्स पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि गेम्स खेलने के लिए भी तुम यूज करते हो, मूवीज देखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए। इसके अलावा अपने हो सकता है कुछ पढ़ाई वगैरह करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए भी लोग आजकल अपने पीसीज, लैपटॉप्स वगैरह का यूज करते हैं। तो हम मतलब डाइवर्सली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक्सेल, एमएस एक्सेल वगैरह पे कई चीजें बना सकते हैं, हम उसका काम भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि अब क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखा भी है, लोग कंप्यूटर पे अकाउंटिंग भी करते हैं, गेम्स खेलते हैं, ठीक है, बिल बनाते हैं, ईमेल देखते हैं, मतलब बहुत सारे काम हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। अगला आता है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर जो है आर बीइंग यूजफुल एज अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। ये एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। सारे कंप्यूटर्स विद इन ऑफिस, जितने भी एक ऑफिस के अंदर होते हैं, वो एक केबल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं एंड इट इज पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद अदर इन द ऑफिस थ्रू द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। और उसी नेटवर्क की मदद से आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारा इसमें आता है। अगला आता है प्रोसेसिंग पावर। कंप्यूटर हैज कम अ लॉन्ग वे टुडे। मतलब कंप्यूटर आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, ठीक। दीज बिगन एज mere prototypes as research laboratory and went on to help the business organization। मतलब ये सबसे पहले प्रोटोटाइप्स के तौर पे बनाए गए थे रिसर्च लेबोरेटरी में, और उसके बाद ये आज के टाइम पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर रहे हैं बहुत सारे काम को करने में। इन टुडे देयर रीच इज सो एक्सटेंसिव दैट दे यूज ऑलमोस्ट देयर यूज इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऐसे लिखिए अंग्रेजी इसमें कि इनका जो यूज है वो ऑलमोस्ट आजकल हर जगह हो रहा है। इन द कोर्स ऑफ दिस एवोल्यूशन, इस एवोल्यूशन के कोर्स में अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो है पहले से फास्टर, स्मॉलर और सस्ते भी हुए हैं, और साथ साथ ज्यादा भरोसेमंद और यूजर फ्रेंडली भी हुए हैं। मतलब अगर मैं सबसे पहले पुराने कंप्यूटर की बात करूं तो कभी गूगल पे सर्च करना, सबसे पहली हार्ड डिस्क की फोटो, सबसे पहली हार्ड डिस्क जहां तक मुझे याद है 1 या 2 MB की होती थी, और वो जो है एक रूम से थोड़ी सी छोटी ही होती होगी, और पर्टिकुलर एक पूरे कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए एक अलग से रूम बनाया था। उस रूम के अंदर और कुछ नहीं, वो हार्ड डिस्क और कंप्यूटर की इक्विपमेंट ही लगा करते थे। मतलब कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, हल्के हल्के इनको छोटा करा गया, छोटा करा गया, और आज हम देख रहे हैं ये हमारे बैग में इजीली हम इन्हें कैरी कर पाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं इसके बाद कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तुम्हें पता ही है कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। तो इनपुट यूनिट्स के अंदर वो सारे इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगे जिनकी मदद से हम डाटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं, ठीक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस डाटा को प्रोसेस करती है, या कह लो स्टोर करती है, या कह लो एनालाइज करती है। आउटपुट, ये हम उसकी मदद से डाटा को प्रिंट वगैरह निकालते हैं, ठीक। या देखते हैं। तो यहाँ देखो इन्हीं के बारे में दे रखा है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनपुट यूनिट हो गया। इनपुट इज कंट्रोलिंग द वेरियस इनपुट डिवाइस। इनपुट यूनिट के अंदर बहुत सारे देखो इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं जो यूज किए जाते हैं डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए। जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, हम इनका कॉमनली यूज करते हैं। इसके अलावा और भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, लाइट पेन हो गया, बारकोड रीडर हो गया, स्मार्ट कार्ड रीडर हो गया, ठीक। ये सारे डिवाइसेस भी हम यूज कर सकते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे माइक वगैरह हो गया, वॉइस के और फिजिकल टच के, हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं नोटपैड वगैरह, ठीक। इसके बाद ये फालतू की लाइन दे रखी है, द इनपुट यूनिट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट्स एंड कन्वर्टेड इनटू बाइनरी सिस्टम। जो इनपुट यूनिट्स होती हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए,
इनपुट को लेने के लिए और उसे बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्टिंग इट इनटू बाइनरी सिस्टम मतलब 0 1 0 वाली फॉर्म में डालने के लिए, जो हमने बचपन में बाइनरी लैंग्वेज पढ़ी थी, क्योंकि कंप्यूटर खाली मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है। अब इसको प्रोसेस करने का मतलब इसे कन्वर्ट करने का काम देखें आगे कौन करता है। आगे आता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो होता है, क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है हमारे कंप्यूटर का। ये पूरे कंप्यूटर को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है और गवर्न करता है उसकी परफॉर्मेंस को। जो हम प्रोसेसर की बात करते हैं जैसे i5 i6 i7, ठीक, जो हमारे ये प्रोसेसर्स होते हैं ये हमारे सीपीयूज होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें इसके ये जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ये मेन यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक। वो सीपीयू ही कहलाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज टू कंप्यूटर द ब्रेन इज टू द ह्यूमन बॉडी। तो ये बात लिखने की जरूरत भी नहीं है कि सेंट्रल कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग है, ऐसे हमारे हमारी बॉडी में हमारा दिमाग होता है। दिस इज, इसका इस्तेमाल, ये लाइन लिखनी है एग्जाम में अगर आएगी, दिस इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम। इसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम को स्टोर करने में, फोटोज को, ग्राफिक्स को, डाटा को स्टोर करने में करते हैं। एंड ऑब्ey द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। इट इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग थ्री यूनिट्स। ये जो है आगे 3 यूनिट में बढ़ जाती है। तुम्हें पता है सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू जिसे हम लोग कहते थे। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ये कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है सारे कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के। मतलब जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि तुम माउस यूज करते हो, कीबोर्ड यूज करते हो, ठीक, तो वो तुम्हें स्क्रीन पे यूज होता दिखता है, तो ये कंट्रोल यूनिट ही होती है जो इन सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती है। जैसे ही तुम माउस हिलाते हो स्क्रीन पे कर्सर हिलना शुरू हो जाता है। दिस यूनिट एक्सेप्ट इनपुट डाटा। यही यूनिट जो होती है डाटा को एक्सेप्ट करती है, इनपुट करती है और उसे बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करती है। जो हम कह रहे थे कि यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी इनपुट यूनिट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये हमारी कंट्रोल यूनिट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद अगली आती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो होती है अगर हम बात करें, ये स्टोर करती है डाटा को बिफोर बीइंग एक्चुअली प्रोसेस। मतलब इसका काम खाली अगर देखा जाए तो स्टोर करना है, ये प्रोसेस नहीं करती है। डाटा सो स्टोर्ड इज एक्सेस एंड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर आल्सो स्टोर्ड इन द मेमोरी सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर वेल बिफोर सच डाटा इज ट्रांसमिटेड टू द मेमोरी फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। मतलब जो डाटा इसमें स्टोर्ड होता है उसे एक्सेस किया जा सकता है, प्रोसेस किया जाता है, करा जा सकता है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। जो कौन देगा, हम लोग देंगे, और वो इंस्ट्रक्शंस भी कंप्यूटर की मेमोरी में फीड हो जाएंगे, ठीक। बिफोर सच डाटा इज ट्रांसमिटेड टू द मेमोरी फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से वहां जाने की उसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझ सकते हो, तुम अपने लैपटॉप में या पीसी में जब पेन ड्राइव लगा के कोई चीज उसमें कॉपी पेस्ट करते हो, तो कॉपी पेस्ट कर समय ही उससे पूछता है ना कि ये डाटा कहाँ डालना है, मेमोरी में सेव होने से पहले ही पूछता है। तो ये काम भी मेमोरी यूनिट ही करती है, ठीक। इसके बाद आता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ये सारी जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं, कंप्यूटेशन होती हैं, वो करती है। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा ये सारे लॉजिकल फंक्शंस को करने में भी हमारी मदद करती है, ठीक। अगला आता है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है, डाटा को प्रोसेस होने के बाद इज ये कन्वर्ट, इट एंश्योर द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ आउटपुट टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। मतलब एक बार डाटा जब प्रोसेस हो गया तो उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये यूनिट जो है मदद करती है। कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस, इनकी मदद से मतलब ह्यूमन डाटा को देख पाता है, समझ पाता है, ठीक। जैसे कि मॉनिटर हो गया, इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर प्रिंटर। ये हमारे जो होते हैं कौन से आउटपुट यूनिट होते हैं, और इसके अंदर सारे आउटपुट डिवाइसेस हमारे इंक्लूड करे जाते हैं। अब यहाँ से चैप्टर का अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कि अकाउंटिंग, क्योंकि हमें इसमें यही पढ़ाया जाएगा कि अकाउंटिंग कंप्यूटर की मदद से कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले वही है, बेसिक है, आप लोगों का पढ़ा हुआ भी है। मतलब अगर बात करें तो आपने 11 में पढ़ भी रखा है। यहाँ लिखा है सबसे पॉपुलर सिस्टम जो है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस का, अगर हम बात करें तो वो मैनुअल होता है, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती हैं, जो आपने क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ा था। जनरल हो गई, कैश बुक हो गई, सब्सिडी बुक हो गई, मतलब सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक आपकी ये हो गई। इसके अलावा फिर हम इसकी मदद से लेजर बनाएंगे और लेजर की मदद से तो ऑन ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो ये हमारा सबसे पुराना ट्रेडिशनल मेथड जो है चलता चला आ रहा है। इसमें क्या होता है, अकाउंटेंट को क्या करना पड़ता है, एक समरी बनानी होती है ट्रांजेक्शन्स की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनुअली बनाने होते हैं।
समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स का ये क्या है सर? समरी ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट, ये तीनों बनानी होती हैं। ठीक, ये मैनुअली करनी करी जाती थी पहले के टाइम पे। द एडवांस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स, लेकिन आज के टाइम पे कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं जो परफॉर्म करती हैं डिफरेंट अकाउंटिंग फंक्शंस, अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग फंक्शंस। जैसे कि बिलिंग मशीन, बहुत सारी दुकानों पे तुमने देखा होगा, खासतौर से मेडिकल स्टोर पे जब आप सामान लेने जाते हो तो वो आपको बिल जब बना के देता है तो वो कंप्यूटर में फीड करता है उस डाटा को। वो एक सॉफ्टवेयर होता है, पता है तुम्हें, जिसमें वो फीड करता है। वो सॉफ्टवेयर हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही होता है, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक प्रिंटर से जुड़ा हुआ होता है। प्रिंटर कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो लिखता है कि हमने कौन सी दवाई खरीदी, कितने मतलब कितने पत्ते खरीदे, कितनी टैबलेट्स खरीदी, इनटू प्राइस, उसका टोटल वोटल करा हुआ यहाँ नीचे सब कुछ दे रखा होता है, और बाद में प्रिंट करके निकालता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर करता क्या है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। जैसे ही वो इंसान इस डाटा को कंप्यूटर में फीड करेगा, जैसे मान लो एक सिरप की बोतल 100 रुपए खरीदी, उसके बाद लिख देंगे एक डिस्प्लिन का पत्ता 10 रुपए का खरीदा, तो 110 रुपए की ये हमारे लिए सेल हुई। तो अब ये सॉफ्टवेयर इसकी एक तो बिल बना के प्रिंट करके देगा। दूसरा पता है ये काम क्या करेगा? दूसरा ये काम करेगा तुरंत इसकी रिकॉर्डिंग कर देगा। तुरंत रिकॉर्डिंग में क्या होगा, अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तुरंत ये वाली जर्नल एंट्री बनाएगा और तुरंत ये एंट्री बन गई। अब इस तुरंत एंट्री के बनते ही ये क्या करेगा, इस एंट्री को ये तुरंत लेजर में भी ट्रांसफर कर देगा, मतलब कैश अकाउंट में या कैश बुक में डाल देगा आपकी, और उधर सेल्स में डाल देगा। कैश डेबिट हुआ तो 110 रुपए कैश में डाल देगा सेल्स के नाम से, तुम्हें पता ही है अकाउंटिंग का, और सेल्स में 110 रुपए क्रेडिट के नाम से, क्रेडिट में पड़ जाएंगे कैश के नाम से। तो ये काम कर देगा। उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही हम कमांड देंगे, इसके बाद कमांड देनी होती है हमें पूरे साल के एंड में, जो हमारा पूरे साल की ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, मतलब 31 मार्च को। ये काम तो हम कब से शुरू कर देंगे, 1 अप्रैल से शुरू कर देंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये काम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर 31 मार्च को हम इसे कमांड देंगे कि भैया एक काम करो, अब एनालाइज करना शुरू करो डाटा को। हमने डाटा फीड कर दिया, तुमने इधर उधर भी डाल दिया। अब क्या करो, डाटा को एनालाइज करो। एनालाइज करने के लिए क्या करो, वो उसे क्लासिफाई करना शुरू करो। तो वो बनाएगा फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हम उससे कहेंगे कि अब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना शुरू करो। तो फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल, बैलेंस शीट वगैरह बनाना शुरू करेगा। और उसमें जितनी भी फिर एडजस्टमेंट एंट्री, एक पहले जो ट्रेडिंग पी&एल बनता है, देखो रियल लाइफ में हमने ये चीज नहीं पढ़ी है अपने, आप जो देखोगे मतलब पी&एल जो बनता है या बैलेंस शीट जो बनती है, वो पहले विदाउट एडजस्टमेंट एंट्रीज बनती है। उसके बाद हम उसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज को भी डालते हैं। ये आपको सीए में पढ़ने को मिलता है मोस्टली, अगर देखा जाए तो। ठीक, ये आपको 11th में नहीं पढ़ाया था इसलिए पता नहीं है, तो कहीं फिर हमें उसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज भी डालनी होती हैं। आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज के सर वही प्रीपेड रेंट वगैरह वाली तुम्हें डायरेक्ट सिखाया जाता है, तुम्हें नहीं बताया जाता कि पहले हम बिना उसका बनाते हैं, फिर हम उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट वाली डालते हैं। ठीक, तो हम इस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये होता है। ठीक, तो ये बिलिंग मशीन, इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। मशीन्स जो होती हैं ये डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर सकती हैं, एडिशन भी कर सकती हैं, नेट टोटल भी कर सकती हैं, और पोस्ट करती हैं। देखो लिखा है रिक्विजिट डाटा को रिलेवेंट अकाउंट्स में, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया कि सेल वाला जो है वो हमारा सेल में डाल देगा, ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री से उठा के कैश वाला कैश बुक में डाल देगा। ठीक, अब देखो जैसे जैसे ये ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जाते हैं, ये मशीन्स भी डेवलप होती चली गई। मतलब पहले पुराने टाइम में देखो बिजनेस कम होते थे, कस्टमर्स कम होते थे, ट्रांजेक्शन्स कम होते थे, लेकिन क्या हुआ, समय बदलता गया, प्रोडक्ट्स बढ़ते गए, ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जा रहे हैं। और वैसी बात है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स ज्यादा होते चले गए, तो ये मशीन्स भी डेवलप होती चली गई, मतलब इनके भी एडवांस वर्जन आने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो था, अगर मैं बात करूं टैली, टेली 0.8, जब हम 11 क्लास 12 में थे तो शायद टेली 0.8 चलता था। फिर जब हम थोड़े बड़े हुए, बीकॉम साइड में आए, तो टेली ERP 9 आ गया था। और आज के टाइम पे टेली प्राइम आ गया है। ठीक, तो ये क्या है, टेली क्या है, टेली बेटा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और ये सारे क्या हैं, ये इसके एडवांस वर्जन है जो समय के साथ साथ आते चले जा रहे हैं। ठीक, और ये वर्जन जो है अब और तेजी से रफ्तार से काम करते हैं। ठीक, इन एडवांसमेंट की वजह से क्या हुआ, लीड टू नंबर ऑफ ग्रोइंग सक्सेसफुल ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस करना अब आसान हो गया, सक्सेसफुल हो गया। जो नए वर्जन है इन मशीन्स के, इज इवॉल्व विद इंक्रीज स्पीड,
स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मतलब इनकी स्पीड भी बढ़ गई है, स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी पहले के मुकाबले बढ़ गई है। अ कंप्यूटर टू विच दे आर एक ये सारी जो मशीन्स होती हैं ये एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं, ठीक। जिसकी वजह से क्या हुआ है, अकाउंट्स को मेंटेन करना रियल टाइम बेसिस में बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है और जरूरी भी हो गया है। नाउ वही लिखा है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की मदद से। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेसेस। हम इसमें क्या करते हैं, डाटाबेसेस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा डीबीएमएस के बारे में, अगर कोई कंप्यूटर वाला होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपने देखा होगा उसमें डाटा को ग्रुपिंग करके रखा जाता है, ठीक, मतलब कलेक्शंस बना के रखे जाते हैं अलग अलग हिसाब से। ऐसे ही हम लोग भी यहाँ पे डाटा बेसिस के तौर पे ही इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर दिस पर्पज इसके लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जो कंप्यूटर इज यूज टू इम्प्लीमेंट अ कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम को चलाने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे कि हमारा टैली वगैरह हो गया। इस जैसा विद नेसेसिटी टू क्रिएट मेंटेन जनरल, इसकी वजह से क्या है, अब आपको जनरल लेजर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, विच आर द पार्ट ऑफ एसेंशियल मैनुअल अकाउंटिंग, जो मैनुअल में करना पड़ता था, ठीक। इसके लिए कॉमनली यहाँ सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं, टैली हो गया, कैश मैनेजर हो गया, बेस्ट बुक्स हो गया, मतलब और भी बहुत सारे आते हैं, फॉरन भी आते हैं, ज्यादातर बहुत आते हैं, ठीक। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर अकाउंटिंग करने के लिए। कंप्यूटर अकाउंटिंग जो है वो डाटा भी, तो हमने पढ़ ही लिया, तो ये कंक्लूजन लिखा हुआ है, इसको देखना नहीं है। अब आगे दे रखा है फ्लो ऑफ एंट्री, कि एंट्रीज का फ्लो कैसे होता है, तो हमने तुम्हें बताया ही, परचेज सेल वाली सारी तुम्हें पता ही है, उसमें फिर ग्रॉस परचेज सेल के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हमारे ट्रेडिंग में जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रहे होंगे। और जितने भी अगर हम बात करें, हमारे एसेट्स को परचेज करने से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो हमारे एसेट बैलेंस शीट में ही जाते हैं सीधे, ठीक। खर्च जितने भी होंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में डालेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे पी&एल में डालेंगे। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पूछेगा नहीं, लेकिन तब भी थोड़ा सा 11th का याद रखना। ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से पी&एल में हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे और नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में बैलेंस शीट में ऐड करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को निकालते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा होता था। अब आगे इसमें दे रखा है यहाँ पे, फॉलोइंग अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स है। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स बनाना था। डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, जो क्लास 11 में चैप्टर नंबर 7 है शायद जो आपने पढ़ा था, कैश मेमो, बिल्स, इनवॉइस, ठीक। कंप्यूटर जो है ये डॉक्यूमेंट्स बनाने में हमें मदद करता है, ठीक। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, इसके बाद अगला आ गया, सारे बिजनेस के जो एवरीडे के ट्रांजेक्शंस होते हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके लिए एक लॉजिकल स्कीम जो है वो अपनाई जाती है फॉर कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन। हर अकाउंट को एक अलग कोड, हर ट्रांजेक्शन को एक अलग कोड दिया जाता है इसके अंदर। एवरी अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन इज असाइंड अ यूनिक कोड, देखो दे रखा है, हर ट्रांजेक्शन को, हर अकाउंट को एक यूनिक कोड दिया जाता है। उसके बाद इन अकाउंट्स की ग्रुपिंग की जाती है पहली स्टेज में। दिस प्रोसेस सिंप्लीफाइज द वर्क ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इससे क्या होता है, रिकॉर्ड करने का जो हमारा काम है वो आसान हो जाता है। जो मैंने तुम्हें बताया था कि सेल्स वाले सारे सेल्स अकाउंट में डालते जाएंगे, परचेज वाले सारे परचेज में डालते जाएंगे, तो वो ऐसे ही करते चले जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग करने के बाद जो डाटा होगा फिर वो लेजर में डाला जाएगा। लेजर के बाद वो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस बना दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली पैदा कर दिया, मतलब ऑटोमेटिकली लेजर में डाल दिया जाएगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाएगा रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को देखने के लिए कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है नहीं आ रहा है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट बराबर आने चाहिए, पता होगा, याद होगा, नहीं आते थे तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करते थे, लेकिन वो तब करते हैं जब हमें वाकई में ट्रांजेक्शन में गलती पता नहीं चलती है। तो पहले हमें क्या करना होता है, गलती को ही ढूंढना होता है। तो एक्यूरेसी को देखने के लिए ये करा जाता है। विद ट्रायल बैलेंस की मदद से कंप्यूटर जो है फिर ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट वगैरह बनाता है। तो यहाँ पे वही दे रखा है, एडजस्टिंग ऑफ अकाउंट्स, टाइमिंग इश्यूज, मतलब एडजस्टमेंट की जाती है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड के हिसाब से, फिजिकल कैलेंडर ईयर के हिसाब से, एक्रूवल या कैश बेसिस के हिसाब से। एक्रूवल बेसिस में याद होगा वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते थे, चाहे जो कैश बेसिस की हो चाहे वो क्रेडिट बेसिस की हो। लेकिन कैश बेसिस के अंदर खाली हमारे कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते थे, जो हमारे कौन से होते थे, खाली कैश बेसिस के हुआ करते थे। इसके अलावा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एक्सपेंस रिकॉग्निशन, कि कौन सा एक्सपेंस रेवेन्यू है, सॉरी कौन सा हाँ सॉरी कौन सा एक्सपेंस रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है। इसके अलावा कौन सी इनकम रेवेन्यू है, कौन सी हमारी कैपिटल है, वो सब भी यहीं पे होता है। इसके अलावा बेसिक्स दे रखे हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज के, मतलब अगर यहाँ देखा जाए, फिर हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते थे, जो हम देखते थे ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने वगैरह की, हमारी यहाँ पे पास करी जाती थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो
उसके बाद देखा जाए यहाँ पे हमारा आता है फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे और हमारा काम खत्म हो जाता है। अब इसमें अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना होता है वो टीपीएस पढ़ना होता है। अगला टॉपिक देखो जो हमें कवर करना है वो हमारा है टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम। वैसे अब तक पूछा तो कहीं नहीं गया है, लेकिन अगर बाई चांस पूछ ले तो देखते हैं क्या होता है ये। टीपीएस जो होता है देखो भाई, कंप्यूटर अकाउंटिंग की पहली स्टेज होती है। ठीक, टीपीएस का पर्पस होता है, अगर मैं बात करूं, रिकॉर्ड करना, प्रोसेस करना और वैलिडेट करना और स्टोर करना इंफॉर्मेशन को जो भी हम दे रहे हैं। ठीक, that occurs in various functional areas of business for subsequent retrieval and usage, ताकि उसको हम जो मतलब बिजनेस के अलग अलग एरियाज में डाटा हमारा रिकॉर्ड करना, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फंक्शनल एरियाज में उन सबको रिकॉर्ड करना और उसको अच्छे से प्रोसेस करना, वैलिडेट करना, स्टोर करना, ताकि हम उसको कभी भी अपनी जरूरत के हिसाब से रिट्रीव कर सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। टीपीएस के अंदर क्या आता है, कुछ स्टेप्स आते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप होता है डाटा एंट्री, डाटा वैलिडेशन, प्रोसेस एंड रिवैलिडेशन, स्टोरेज और इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग। ठीक, तो ये क्या क्या होते हैं ये नीचे हम देख लेते हैं। यहाँ नीचे ये लिखे हुए हैं। सबसे पहला डाटा एंट्री। डाटा एंट्री से क्या होता है, प्रोसेसिंग शुरू होती है। जैसे कि सपोज करो एक कस्टमर ने एटीएम फैसिलिटी में विड्रॉल के लिए अपना एटीएम कार्ड डाला, तो जो एक्शन कस्टमर ने लिया कंस्टिट्यूट डाटा, इसमें कुछ ना कुछ डाटा होगा ना उसके एटीएम कार्ड पे, उसका एटीएम कार्ड का नंबर होगा, वो अपना पिन नंबर डालेगा, डाटा होगा। ठीक, सबसे पहले डाटा प्रोसेस होगा और उसको फिर क्या किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा। इट एंश्योर द एक्यूरेसी इन द रिलायबिलिटी ऑफ इनपुट डाटा बाय कंपेयरिंग द सेम विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और नोन डाटा। फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब इस कंप्यूटर का ये डाटा चेक किया जाएगा कि भाई हाँ, जो इसने कार्ड डाला उस कार्ड का जो नंबर है और ये पिन डाल रहा है, ठीक, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो हमारे बैंक के पास पुराना डाटा सेव होगा उसमें से। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अब डाटा वैलिडेशन करने का यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है कि डाटा वैलिडेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक एरर डिटेक्शन और एक एरर करेक्शन होता है। ये कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं वेयर एन एक्चुअल डाटा इनपुट इज कंपेयर्ड एंड प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स इज मीन फॉर डिटेक्ट एरर्स। मतलब एरर डिटेक्शन में क्या होता है, एरर डिटेक्शन के अंदर हम लोग जो इनपुट डाटा होता है उसे कंपेयर करते हैं जो हमारे पास पहले से डाटा होता है उससे, और एरर करेक्शन में हम लोग सजेशन देते हैं ताकि वो सही डाटा फीड कर पाए जो सामने वाला इंसान है। प्रोसेसिंग और रिवैलिडेशन, इसमें क्या होता है, फिर डाटा को प्रोसेस करना शुरू किया जाता है। इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में, ओएलटीपी में, प्रोवाइड अ वैलिड डाटा हैज बीन फेड टू द सिस्टम। अगर डाटा वैलिड होगा तो वो सिस्टम पे भेज दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड चेक इनपुट वैलिडिटी। इसके बाद जो है क्या होगा, ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा भाई, एटीएम से तुम्हारे पैसे निकल जाएंगे, फिर रिवैलिडेशन ऑकर होगा, मतलब टू मेक श्योर कि ट्रांजेक्शन जो है डिलीवरी हो गई नहीं हो गई, मनी एटीएम के द्वारा कंप्लीट हुई नहीं हो, उसको रिवैलिडेट किया जाएगा। इसे चेक आउटपुट वैलिडिटी भी कहा जाता है। इसके बाद स्टोरेज क्या होगा, फिर क्या होगा, प्रोसेस एक्शन आर डिस्क्राइब अबव रिजल्ट इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डाटा। इससे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ होगा, जैसे कि पैसे निकाले गए, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हारे पास कैश आया और बैंक में पैसे कम हो गए, तो एसेट्स कम हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से विड्रॉ करने की एंट्री क्या बनाते थे हम लोग, तो ये कुछ एंट्री बनी होगी नहीं बनी होगी। अब ये एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी सेव करी जाएगी। ठीक, एंड स्टोर ट्रांजेक्शन डाटाबेस, डाटाबेस में सेव कर ली जाएगी ऑफ कंप्यूटराइज पर्सनल बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग के पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम में। दिस मेक्स इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट ओनली वैलिड ट्रांजेक्शंस आर स्टोर्ड इन डाटाबेस। ये इस बात का भी ध्यान रखता है कि खाली वैलिड ट्रांजेक्शंस जो हैं वो ही रिकॉर्ड करे जाएं। स्टोर्ड डाटा इज प्रोसेस्ड मेकिंग यूज ऑफ द क्वेरी फैसिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। ये स्टोर्ड डाटा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है क्वेरी फैसिलिटी, मतलब डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, क्वेरी फैसिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हाँ, जो अब डाटा स्टोर हो गया तो इसके बाद तुम्हारा कुछ ना कुछ बैंक में बैलेंस होगा, वो रिकॉर्ड हो गया होगा तुम्हारे अकाउंट में कि तुमने 10,000 थे मान लो, 2,000 निकाल लिए, तो अब 8,000 का बैलेंस बचा, तो अब ये तुम इंफॉर्मेशन वहां पे देख सकते हो। इसके बाद आता है रिपोर्ट्स। इसके बाद रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती हैं, डाटा जो ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कंटेंट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन यूजफुलनेस ऑफ द रिपोर्ट। मतलब जिस हिसाब से रिपोर्ट बनानी है, जिस चीज के लिए बनानी है, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के कंटेंट को देख के रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी जाती है। अगला आता है एडवांटेजेस, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर
कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है? सबसे पहला, न्यूमरस ट्रांजेक्शंस। मतलब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कैपेबल है हैंडल करने के लिए लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब रफ्तार के साथ और बिल्कुल सही। इंस्टेंट रिपोर्टिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो हमें क्विक और क्वालिटी रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा बिकॉज ऑफ इट स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्विक एंड क्वालिटी रिपोर्ट मतलब सर मैं समझा नहीं, कैसे रिकॉर्ड करेगा, कैसे देगा? तो ऐसे समझो जैसे तुमने आज दिन भरे में 1,000 ट्रांजेक्शन करे तुम्हारी दुकान से। अब तुम्हें ये जानना है कि यार मेरी आज की सेल कितनी। अब तुम अपने अकाउंटेंट से कहोगे तो वो पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे जो है सारे ट्रांजेक्शन्स को देखना पड़ेगा, देख छांटना पड़ेगा कि सेल सेल वाले कौन से हैं, परचेज वाले कौन से हैं, उसमें उसे बहुत समय लगेगा। लेकिन कंप्यूटर को इसमें समय नहीं लगेगा, ये तुम्हें तुरंत और बिल्कुल सही क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करेगा। रिडक्शन इन पेपर वर्क, इससे पेपर वर्क कम होता है भाई। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में हमें लार्ज फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं है, मतलब सॉरी होती है। स्पेस टू कीप द अकाउंटिंग बुक्स और रिकॉर्ड वाचर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए किताबें होती थी। मतलब मैनुअल जब अकाउंटिंग की जाती थी तो पहले के टाइम पे बुक्स आया करती थी अकाउंट्स की, आज भी आती हैं। आप चाहो तो किसी भी स्टेशनरी वाले से जाके खरीद सकते हो, मोस्टली मिल जाती है, छोटी मोटी पे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी होलसेलर के पास जाओगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है वो मिल जाएंगे। ठीक। जो रिक्वायरमेंट होती थी स्टेशनरी बुक्स की, द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेशनरी बुक्स एंड स्टेशनरी एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट अलोंग विद वाउचर्स डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। मतलब वो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड थी, मतलब हमें कितनी बुक्स चाहिए होंगी, कितनी स्टेशनरी चाहिए होंगी और कितनी स्पेस चाहिए उन्हें रखने के लिए, ये हमारे कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं एक साल के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसके लिए हमें कागज चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ लिखा भी है देयर इज डायर नीड टू रिड्यूस पेपर वर्क, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत थी उस समय की पेपर वर्क को कम करा जाए एंड डिस्पेंस दिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये कैसे अचीव हो पाया? कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से अचीव हो पाया। मतलब जो बहुत सारा पेपर वर्क था, बहुत सारी बुक्स थी, उन सबसे छुटकारा पाने के लिए कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम को लागू किया गया। आगे दे रखा है क्या? फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग। जो रिपोर्टिंग थी वो मतलब कैसी हो गई? फ्लेक्सिबल हो गई। ठीक, एज कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग, मैनुअल अकाउंटिंग के मुकाबले जो मैनुअल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती थी, द रिपोर्ट्स ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम रिवील बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स ऑन periodic basis, while computer accounting system is capable of generating reports of any balance as and when required or for any duration within the accounting period। मतलब तुम्हें याद होगा, हो सकता है 11 में बताया था गया हो, हमें याद है हम जब 11 में हुआ करते थे तब भी कंप्यूटर सिस्टम था, लेकिन सर ने तब भी बताया था पुराने जमाने में क्या होता था। आपको अगर ये जानना है कि मैंने 1 महीने बाद अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया तो बहुत मुश्किल था, नहीं जान सकते थे। 2 महीने बाद जानना है, नहीं जान सकते थे। 3 महीने बाद जानना है तो हाँ आप जान सकते थे, लेकिन उसके लिए समस्या थी कि आपको अकाउंटेंट से कहना पड़ेगा कि वो क्वार्टरली बेसिस पे अकाउंट मेंटेन करे। ठीक, आप अब चाहते हो कि 6 महीने बाद अपना जानना, तो 6 महीने बाद जान सकते थे। ठीक, तो क्योंकि 6 महीने बाद भी आप 6 6 महीने की बेस पे बना सकते थे, या आप पूरे 1 साल के बाद अपने प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन ले पाते थे। ठीक, वो मैनुअल अकाउंटिंग में था। ये समस्या थी उसकी कि हम 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में इंफॉर्मेशन ले पाते थे। लेकिन अब ये इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है, मतलब इतना आसान हो गया है कि तुम 1 हफ्ते का भी प्रॉफिट कैलकुलेट करवा सकते हो इस सॉफ्टवेयर से, 15 दिन का भी करवा सकते हो, 1 महीने का भी करवा सकते हो, मतलब जब चाहो, फॉर एनी ड्यूरेशन और व्हेन रिक्वायर्ड, जब तुम्हें उसकी जरूरत हो। ठीक, वो ये तब जो है तुम्हें क्या करेगा? रिपोर्ट प्रिपेयर करके देगा। इसके बाद अकाउंटिंग क्वेरीज आ गई। देयर आर अकाउंटिंग क्वेरीज विच आर बेस्ड ऑन सम एक्सटर्नल पैरामीटर्स। कुछ क्वेरीज होती हैं जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स पे बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ query to identify customers who have not made the payment with the permissible credit period can be easily answered by the structural query language support of the database technology in computer accounting system. But when such exercise is manual accounting system is quite difficult and expensive in terms of manpower use. It will still be worse in case of credit period is changed। मतलब when credit period is changed मतलब क्या है? देखो भाई, हम सबको पता है बैंक जो होता है बहुत सारे कस्टमर्स को
लोन देता ही देता है। तो उन सबसे बैंक को अगर बात करें तो ईएमआई मिलती है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, हर बंदे का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करा जाता था, तो उसमें हर महीने देखना पड़ता था कि इसने अपनी ईएमआई भर दी, इसने भर दी नहीं भर दी, इसने भर दी नहीं भर दी। तो ऐसे करके हमें जितने कस्टमर हैं पुराने जमाने में अकाउंटेंट को हर महीने ये देखना पड़ता, तो इसके लिए भी उसे समय चाहिए होता था। सोचो, अगर बैंक ने 1000 लोगों को ही खाली दे रखा है तो एक दिन तो उसे 1000 का ही देखने में लग जाएगा कि अबे किसने ईएमआई जमा कर दी, किसने नहीं कर दी, उस दिन के ट्रांजेक्शन तो रहेगा रिकॉर्ड करने से। तो ये समस्या आती थी। तो ये जो अकॉर्डिंग ये क्वेरीज जो होती थी ये अकाउंटिंग के अलावा है, अकाउंटिंग से तो इसका कोई रिलेट नहीं है। ठीक, और ईएमआई का भी पता करना जरूरी है भाई, किसकी आउटस्टैंडिंग रह गई, किसने नहीं दी, क्योंकि साल के एंड में पता लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी कि अरे एक इंसान है उसने 7 ईएमआई नहीं दी है, तो अब तो वो क्या पता कहाँ है, उसे भूल जाओ। लेकिन अब आज के टाइम पे ये बहुत आसान है, तुम देखते ही हो। तो आपके पास पहले से अगर आपका कोई लोन वगैरह चल रहा होगा तो ईएमआई कटनी होगी अगर 4 तारीख को, तो 30 तारीख को आप इसी महीने आपके पास 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले से ही कंपनी के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे बैंक वालों के कि इस तारीख को ईएमआई कटेगी, मेंटेन कर लेना अपना अकाउंट बैलेंस। तो आज के टाइम पे ये करना क्यों पॉसिबल हो गया, क्योंकि अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है। वो यहाँ पे वही लिखा है कि क्वेरी जैसे कि आइडेंटिफाई करना कि किन लोगों ने पेमेंट किया हमारे क्रेडिट पीरियड के अंदर, मतलब एक महीने के अंदर। ये आंसर की जाती है एसक्यूएल के थ्रू, सपोर्ट ऑफ डाटाबेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर अकाउंटिंग में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में, जिससे कि ये बहुत ही कठिन भी होता था और बहुत ही एक्सपेंसिव होता था इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम की कीमत में। अकाउंटेंट को तो उतनी सैलरी देनी है, और अगर अकाउंटेंट के अलावा किसी और बंदे को इस काम के लिए रखोगे तो उसे भी तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो महंगा पड़ता था। ऑनलाइन फैसिलिटी, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्टोर करने की और प्रोसेस करने की ट्रांजैक्शन डाटा को, सो टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन टू जनरेट व्यू एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। मतलब ये ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आजकल जितने भी ये सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम में हमारा सारा डाटा सेव कर लेते हैं, तो उस डाटा को आप कहीं पे भी रिट्रीव कर सकते हो, मतलब चाहे वहां पे आपका ऑफिस कंप्यूटर है या नहीं है। एज एन अकाउंटेंट के तौर पे अगर आप देखा जाए तो आप कहीं पे भी उस डाटा को रिट्रीव कर पाओगे। स्केलेबिलिटी, कंप्यूटर computerized accounting system are fully equipped with hand हैंडलिंग क्या लिखा है, हैंडलिंग द ग्रोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो पूरी तरीके से इक्विप्ड होता है या तैयार होता है ग्रोइंग ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने के लिए किसी भी ग्रोइंग बिजनेस एंटरप्राइजेस के। The requirement of additional manpower in accounts department is restricted to only the data operators for storing additional वाउचर्स। यहाँ पे खाली अब हमें कौन चाहिए, खाली डाटा ऑपरेटर्स चाहिए जो डाटा को फीड कर पाए, उसके अलावा हमें कोई इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं है जो अब अकाउंट्स प्रिपेयर करके दे। तो कहो सर सीए की नौकरी भी खतरे में? हाँ, पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हो कि लगभग है। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो सारा काम खुद ही कर दे रहे हैं। देख, लेकिन ट्रेडिशन है, सीए का यूज हो रहा है तो चल रहा है अभी भी। देर इज एब्सोल्युटली नो एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इनपुट और एडिशनल ट्रांजेक्शन डाटा। मतलब अब इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। जैसे पुराने जमाने में जब क्या होता था, आज से 20-30 साल पहले हमें बताया जाता है, हमें भी कहानी सुनाई जाती थी, तो ये बताते थे उस जमाने में क्या होता था, जब भी क्लोजिंग का समय होता था, मतलब मार्च का जो महीना होता था, तो मार्च के महीने में बहुत सारे पार्ट टाइम अकाउंटेंट्स को हायर करना पड़ता था ये सारा काम करने के लिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, ट्रायल बैलेंस के बाद जो है ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के लिए, एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत सारे लोग मिलके बनाते थे। ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब आपको ये काम करने के लिए कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, मुंशी जी हाथ से रसीद काट के देते थे, उसके बाद वो रसीद जो होती थी फिर वो अकाउंटेंट के पास पहुंचती थी, अकाउंटेंट उसे रिकॉर्ड करता था, रिकॉर्ड करने के बाद पूरे अकाउंट्स प्रिपेयर करके फिर सीए साहब को दिखाता था कि साहब सही बने हैं या गलत बने। तो अब बीच में वो काम ही खत्म हो गया। अब खाली एक बंदा आपको रखना है जिसको काम अकाउंट बनाना नहीं है, खाली डाटा फीड करना है। अब वो सारे अकाउंट फीडिंग करेगा कंप्यूटर में और कंप्यूटर अकाउंट आराम से उसके अकाउंट बना के सीधे सीए के पास पहुंचा देगा। तो इसमें कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है हमारी, अगर देखा जाए। ये फुल्ली इक्विप्ड है, मतलब देखा जाए तो सारे ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने के लिए
मैन पावर के मुकाबले। एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ रिपोर्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम इज एक्यूरेट, मतलब जो भी इससे रिपोर्ट जनरेट की जाती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, इसीलिए ये क्वाइट रिलायबल, भरोसेमंद होती हैं फैसले लेने में। मैनुअल अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन मिल होती थी वो डिसऑर्डेड होती थी, इनएक्यूरेट होती थी, इसलिए उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था। ठीक, बाई चांस कहीं पे प्लस माइनस करते समय गलती हो गई, एक जीरो कम लिख गया, एक जीरो बढ़ गया, ठीक, तो समस्या हो जाती थी। जो हम लोग करते ही हैं, अकाउंटिंग अकाउंट्स करते हो तो तुम्हें जो समस्या आती है, लगा लो आंसर क्यों नहीं मैच होते तुम्हारे बैलेंस शीट के, या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट क्यों नहीं आता, पार्टनर कैपिटल का आंसर क्यों नहीं निकलता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह क्यों नहीं निकलती, ठीक, कहीं ना कोई गलती हो रही होती है। तो वही चीज है, इसमें एक्यूरेसी पे भरोसा किया जा सकता है, मैनुअल में नहीं किया जा सकता था। सिक्योरिटी, जो मैनुअल अकाउंटिंग थी उसमें इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर सच इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज ओपन टू इंस्पेक्शन बाय आईज डीलिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब उसमें जो भी इंसान बुक्स देख सकता है, सामने बुक्स रखी हैं, कोई भी इंसान आएगा बुक चुरा के ले जा सकता है, हो सकता है वो उसमें डाटा में घुस के वहां पे उसके फोटो खींच लेते, पिक्चरों में दिखा देते पुराने जमाने में, ठीक, पहले हो सकता था ऐसा, लेकिन अब कंप्यूटर में फीड है, पासवर्ड चाहिए, बायोमेट्रिक स्कैन चाहिए, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो सिक्योरिटी ज्यादा है। हाउएवर इन कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओनली ऑथराइज यूजर्स जो होते हैं, जिनके पास परमिट होता है, वही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क चाहिए होता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कोडिंग वगैरह करी हुई हो, अकाउंट्स का ग्रुपिंग स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ हो। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रोसीजर चाहिए होता है, मतलब एक प्रोसीजर चाहिए होता है कि इन सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, उसको ऑपरेट करने के लिए एक इंसान चाहिए होता है। अगला टॉपिक आता है सीबीएस, तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा, ठीक, याद रखना। तो है क्या सीबीएस, तो सीबीएस से पहले देखो कंप्यूटराइजेशन के, हमने जो इतना कुछ पढ़ा कि कंप्यूटर इस्तेमाल होंगे अब अकाउंट बनाने के लिए, हर बिजनेस में यूज हो रहे हैं, तो ये कंप्यूटराइजेशन अब देखो बैंकिंग में भी आया, तो अब उसके बारे में हमें थोड़ा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ये हमारा सेकेंड टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कंप्यूटराइजेशन की अगर हम बात करें, कंप्यूटराइजेशन जो था वो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में and the use of modern technology has increased many-fold after the economic liberalization of the country in the banking sector and export to the world market। मतलब जो कंप्यूटराइजेशन है हुआ वो हमारा 1991 के बाद हमें ज्यादा देखने को मिला, जब हमारे देश का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के आने के बाद। इन 1984 में आरबीआई ने क्या करा, एक कमेटी बनाई, ठीक है, ऑन मैकेनाइजेशन, मतलब बैंकिंग को मैकेनाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सी रंगाराजन, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई के उस समय डिप्टी गवर्नर भी हुआ करते थे। कमेटी क्या थी सर, कोर, यही सॉफ्टवेयर भी है। कोर की फुल फॉर्म थी सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो सीबीएस जो होता है, ठीक, कोर जो हो गया आपका कोर बैंकिंग सोल्यूशन, इसे कोर तो ये हो गया, इसके बाद बैंकिंग सोल्यूशन, ये एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, अ कंपोनेंट हो गया जो मैनेज करता है सर्विसेज को, जो कि एक बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है उसकी ब्रांचेस के थ्रू। कस्टमर जो है इस सर्विस की मदद से कैन मेक ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी ब्रांचेस, एटीएम सर्विस आउटलेट, फोन, इंटरनेट एक्सेट्रा। मतलब अब कस्टमर जो है वो किसी भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहले के टाइम पे बेटा क्या होता था, इसके आने से पहले, जैसे पीएनबी बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, और मान लो वो पीएनबी बैंक में तुम्हारा अकाउंट जो है वो मुखर्जी नगर वाली दिल्ली की ब्रांच में आपका खुला हुआ है। तो अब अगर तुम मुखर्जी नगर से हट के दिल्ली से कहीं भी जाओ, मान लो यूपी में आ गए तुम, यूपी में रामपुर साइड में चले गए, तो रामपुर में जाओगे तो वहां पे तुम उसके वहां पे जो बैंक्स होंगे पीएनबी के, वहां पे ट्रांजेक्शन करना चाहते हो रामपुर वाले पीएनबी में जाके, तो नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर तुम्हारा बैंक का एटीएम कार्ड पीएनबी का है, तो तुम खाली पीएनबी के एटीएम से ही पैसे विड्रॉ कर सकते थे, आप किसी और एटीएम से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल है,
आप ऐसा कर सकते हो, आपका अकाउंट देश के किसी भी कोने की किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में हो, उसे आप देश के क्या पूरी दुनिया में कहीं से भी किसी भी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हो। आपका एटीएम कार्ड किसी भी बैंक का हो, आप किसी भी एटीएम से जाके पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें, ये हमारा इसके अंदर हमें देखने को मिला है। ठीक, आगे क्या देखते हैं, सीबीएस क्या है। सीबीएस जो है एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, बनाया गया है। ठीक, जो हेल्प करता है किसकी, बैंक को रिड्यूस करने में रिस्क जो कि होते थे किससे, रिजल्टेड फ्रॉम मैनुअल डाटा एंट्री। मैनुअल डाटा एंट्री से जो मतलब गलतियां होती थी एंड आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन की जो समस्या आती थी, वो इससे नहीं आती। ये बैंक की मदद करता है इम्प्रूव करने में सर्विस डिलीवर क्वालिटी, मतलब जो सर्विस डिलीवर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को और उसके समय को अच्छा करने में कस्टमर के लिए। ये सॉफ्टवेयर जो है वो बैंक की वेरियस ब्रांचेस में इंस्टॉल्ड होता है और कनेक्टेड होता है कम्युनिकेशन लाइंस की मदद से, जैसे कि टेलीफोन, सैटेलाइट या इंटरनेट। This basically means that banks all branches access application from centralized data server। मतलब अब क्या हुआ, बैंक की सारी ब्रांचेस जो हो गई वो उसका जो सेंट्रलाइज्ड डाटा सर्वर होगा वहां से एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है। दिस मीन्स दैट डिपॉजिट मेड आर reflect immediately on the bank server and the customer can withdraw the deposit money from any of the bank branch throughout the world। मतलब जैसे कि अगर तुमने बैंक में पैसे जमा करे तो देखो वो तुरंत तुम्हारे खाते में शो होते हैं। तुमने पैसे जमा करे तुरंत आज के टाइम पे शो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कोड की वजह से शो हो रहे हैं। इसी तरीके से तुम कहीं से भी वो मनी जो तुमने जमा करी है उसे विड्रॉ कर सकते हो किसी भी बैंक ब्रांच से थ्रू आउट द वर्ल्ड, अपने बैंक की किसी भी ब्रांच से पूरी दुनिया में, चाहे वो कहीं पे भी हो। These applications now also have the capability to address the need of corporate customers। ये जो है आजकल कॉर्पोरेट कस्टमर्स के बहुत काम आ रहे हैं और बहुत सारे बैंकिंग सोल्यूशन खास तौर से कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल कोर बैंकिंग फैसिलिटी जो नॉर्मल लोगों को देखने को मिल जाती है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डिपॉजिट अकाउंट, टेक लोन, मॉर्गेज, पेमेंट्स। बैंक में मेक दी सर्विसेज अवेलेबल अक्रॉस द मल्टी चैनल्स लाइक एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और ब्रांचेस। तो ये सारी सर्विसेज हमें यहाँ से मिल सकती हैं। सीबीएस इज अ नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस विच एनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट एंड अवेलेबल बैंकिंग सर्विसेज from any branches on CBS network regardless of where they maintain their account। देखो वही बात आ गई, सीबीएस जो है एक नेटवर्किंग है ब्रांचेस का जो कस्टमर्स को मदद करता है ऑपरेट करने में अपना अकाउंट या अवेलेबल सर्विसेज को, मतलब सर्विसेज को अवेल करने में फ्रॉम एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच से जो सीबीएस नेटवर्क से जुड़ी हुई है। ठीक, द कस्टमर इज नो मोर अ कस्टमर ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांच। मतलब अब कस्टमर एक पर्टिकुलर ब्रांच का कस्टमर नहीं रह गया, अब कस्टमर पूरे बैंक का कस्टमर हो जाता है। अब यहाँ पे इसके बाद एक लाइन भी आ जाती लिखी गई है, ये तुमने सुनी भी होगी हो सकता है अगर बैंक्स के एड वगैरह देखे होंगे। सीबीएस इज अ स्टेप टुवर्ड एनहांसिंग कस्टमर कन्वीनियंस थ्रू एनीवेयर एंड एनी टाइम बैंक। ठीक, मतलब कहीं पे भी किसी भी समय आप बैंकिंग कर सकते हो। अब सीबीएस सिस्टम की हमें जरूरत क्यों है, तो इससे क्या होता है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब सर्विस बढ़ जाती है, कस्टमर्स को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं और कम समय में कर पाते हैं और उससे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की भी कम होती है भाई। कोर बैंकिंग जो है वो क्या करता है, वेरियस अल्टरनेटिव डिलीवरी प्रोवाइड वेरियस अल्टरनेटिव डिलीवरी सर्विस चैनल्स विच रिड्यूस कॉस्ट टाइम टेकन फॉर द ट्रांजेक्शन। मतलब ये बहुत सारे अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स प्रोवाइड करता है जो कि रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को और टाइम को जो कि एक ट्रांजेक्शन में लगता है। जो सेंट्रलाइज प्रोसेस है कोर बैंकिंग का विल ऑल्सो इम्प्रूव इफिशियंसी बाय अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इन पोस्टिंग एंट्रीज ऑफ ब्रांच ऑफिस टू हेड ऑफिस एंड वाइस वर्सा। इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता। मतलब पुराने जमाने में क्या होता था भाई, देखो हमें सबको पता है एक बैंक का हेड ऑफिस होगा और बाकी उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। अब इन ब्रांचेस में कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुआ या इस ब्रांच में कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुआ तो पहले ये अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, फिर ये बताएंगे हेड ऑफिस को, फिर हेड ऑफिस अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेगा। ठीक, तो अब इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ये बार बार नहीं हो रहा, ये एक बार रिकॉर्ड करेंगे ये ऑटोमेटिकली दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो जाएगा।
कोर की मदद से और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से, जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक, इम्प्रूव कंप्यूटर कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर की सर्विस बढ़ गई है, मतलब अब कस्टमर जो है 24/7 बेसिस पे एटीएम की फैसिलिटी, इंटरनेट, फोन, एसएमएस, मोबाइल बैंकिंग वगैरह यूज कर सकता है। कस्टमर जो है अपना अकाउंट अब ऑपरेट कर सकता है और अवेल कर सकता है कोई भी बैंकिंग सर्विस किसी भी ब्रांच से जो सीबीएस नेटवर्क पे है, रिगार्डलेस वो कहाँ पे उनका अकाउंट मेंटेन है। इसके अलावा कंप्लाई विद एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब ये बैंकों की केवाईसी में और एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग में भी मदद करता है। ठीक, अब क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग जो नॉर्म्स है उनके संग कंप्लाई करना, मतलब उन्हें फॉलो करना, अगर देखा जाए तो वो आसान हो गया है कोर बैंकिंग की मदद से। जो एएमएल नॉर्म्स है, अगर एंट्री मनी लॉन्ड्री नॉर्म्स है, वो रिक्वायर करते हैं बैंक टू डिटेक्ट व्हेन अ कस्टमर हैज ओपन मल्टीपल अकाउंट्स। तो ये कहते हैं, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है कि बैंकों से हमें बताओ कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसके एक से ज्यादा अकाउंट है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि वो उन अकाउंट का इस्तेमाल कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये इसमें काम आते हैं। इंटीग्रेट विद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है अलाउ करते हैं बैंक्स को पार्टिसिपेट करने में इन इंटर ऑपरेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नेटवर्क रन बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिस विल हेल्प, ये किसमें मदद करते हैं, ये मदद करते हैं इन क्विक एंड सेफर ट्रांसफर ऑफ फंड्स थ्रू नेफ्ट और आरटीजीएस, मतलब कोर फैसिलिटी की मदद से ही नेफ्ट और आरटीजीएस जो होते हैं वो मदद कर पाते हैं। और इन्हें करता कौन है, तो नेफ्ट और आरटीजीएस करने वाली जो संस्था होती है वो नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारी है। 10 CBS हम कह सकते हैं, इसलिए मल्टी चैनल में हम सपोर्ट करता है। मल्टी चैनल मतलब इंटरनेट से भी आप यूज कर सकते हो, बैंक को फोन से भी कर सकते हो। मल्टी करेंसी सपोर्ट भी यहाँ देखने को मिलता है। मल्टी लिंगुअल सपोर्ट भी है, मतलब अलग अलग टाइप की आपको लैंग्वेज भी देखने को मिल जाती है। कि सीबीएस सिस्टम कंट्रोल्स, मेन मेन सिस्टम कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, मतलब यहाँ पे कुछ इंटरनल कंट्रोल्स आर एम्बेडेड इन सीबीएस एट डाटा एंट्री लेवल एंड एट प्रोसेसिंग लेवल ऑल्सो, मतलब कुछ कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं वो इसमें डाटा एंट्री लेवल पे और प्रोसेसिंग लेवल पे डाले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बैंक प्रिस्क्राइब सर्टेन मैनुअल कंट्रोल, बैंक भी कुछ मैनुअल कंट्रोल यूज करता है टू बी adhered टू बाय बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा इसमें डाले जाते हैं। हेंस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों टाइप के कंट्रोल्स का कॉम्बिनेशन होता है, विच मेक्स अ सेफर सिस्टम, जो इसे एक सेफर सिस्टम बना देता है। एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है इज टू आइडेंटिफाई द एरिया कंट्रोल्स विच आर नॉट कंसिस्टेंट विद द लीगल फ्रेमवर्क एंड बैंक पॉलिसी। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां पे कंट्रोल्स जो है वो बैंक के लीगल फ्रेमवर्क या पॉलिसी से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं अगर हम बात करें, तो आपके जो कंट्रोल्स होते हैं वो एप्लीकेशन कंट्रोल होते हैं, आईटी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं और सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल होते हैं। तो देखो बेटा, इनको तो रटना है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है समझने के लिए, जो हमें समझना हो तो ये रटने वाले हैं। जैसे इन सीबीएस में एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, ये सारे आपको दे रखे हैं। ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डाटा इनपुट कंट्रोल्स हो गए, एक्सेसिबिलिटी इन सॉफ्टवेयर एरियाज एज पर एम्प्लॉय पोजीशन इन एरिया ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्ट लेवल कंट्रोल में आते हैं हमारे, यहाँ दे रखे हैं फिक्स्ड प्री फिक्स फाइनेंशियल पैरामीटर्स, फिक्स टेन्योर्स, कंट्रोल एरर हैंडलिंग, थ्रो वार्निंग, एक्सेप्शन एरर्स। तो ये सब हम बात करें तो ये हमारे कंट्रोल्स होते हैं, ये आपको रखने हैं। अगर बाई चांस से आएंगे तो आपको 3 नंबर में आ सकते हैं, तो वो उनसे आपको स्टेट करने को ही कहे जाएंगे कि स्टेट एंड थ्री सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल या स्टेट एंड थ्री लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स अवेलेबल। ठीक, तो ऐसे करके आएंगे तो इसमें आपको ये 3 लिखने होंगे, तो इनको तो आप रट लो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें मेन बेनिफिट्स ऑफ सीबीएस, सीबीएस के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो इसकी मदद से हम कभी भी कहीं पे भी बैंकिंग को सर्विस को अवेल कर सकते हैं। ये स्टैंडर्डाइज है, सिंपल है और ऑटोमेटेड प्रोसेस है, मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगानी, सिंपल प्रोसेस होता है, आसानी से हो जाता है। इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, कस्टमर्स को मिलने वाली सर्विस की क्वालिटी इससे बढ़ गई है। और हमें समय से और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है फैसले लेने के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, मतलब ऑडिट जो है और इंटरनल कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो कम हो गई हैं, देयर बाई और ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ गई है।
पेविंग वे फॉर न्यू वैल्यू एडेड सर्विसेज देयर बाय जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू फॉर द बैंक, मतलब इसमें और सर्विसेज को भी ऐड किया जा रहा है जिसकी मदद से ये बैंक के लिए एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने में भी मदद कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला और तीसरा टॉपिक हमारा आता है ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है? ठीक, ऑनलाइन बैंकिंग की अगर हम बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग आपने देख ही रखा होगा, जब हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑनलाइन बैंकिंग होती है। अब ध्यान दे भी रखा है, आप बैंक कस्टमर कैन परफॉर्म नॉन ट्रांजेक्शनल टास्क थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से आप नॉन ट्रांजेक्शनल टास्क कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, नॉन ट्रांजेक्शनल टास्क की बात करी जा रही है। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें, मतलब ट्रांजेक्शन्स क्रिएट नहीं होंगे इसमें। जैसे आप अकाउंट बैलेंस देख सकते हो, अपने पुराने ट्रांजेक्शन देख सकते हो, बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने जो चेक्स अब तक आपने पेड किए, अपने अकाउंट में जमा किए, उसकी इमेजेस देख सकते हो, चेकबुक को ऑर्डर कर सकते हो, पीरियोडिक अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हो, डाउनलोडिंग एप्लीकेशंस फॉर मोबाइल बैंकिंग और ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक कस्टमर कैन ट्रांजेक्ट बैंक ट्रांजेक्शन थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग इंक्लूड, ठीक, बैंक कस्टमर्स जो हो गए वो ट्रांजेक्ट कर सकते हैं बैंक टास्क थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। इसके अंदर और क्या क्या आ जाता है, फंड ट्रांसफर बिटवीन कस्टमर्स लिंक्ड अकाउंट, आपके जो लिंक्ड अकाउंट है, मतलब आपके अगर दो अकाउंट एक ही बैंक में है, आप उन्हें लिंक करके चल रहे हो तो उनके बीच में आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो। पेइंग थर्ड पार्टी, मतलब बिल्स वगैरह पे कर सकते हो, टेलीफोन के, इलेक्ट्रिसिटी के। इन्वेस्टमेंट की सेल और परचेज कर सकते हो, कौन सी इन्वेस्टमेंट, बेटा शेयर्स डिवेंचर्स की बात की जा रही है। ठीक, ये कर सकते हो। लोन एप्लीकेशन, मतलब लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, रीपेमेंट कर सकते हो, ट्रांजेक्शन देख सकते हो अपने। और इसके अलावा रजिस्टर यूटिलिटी बिल एंड मेक बिल पेमेंट तो ऊपर ही हो गया। वाई यूज ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल क्यों करें हम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। इट इज टू इजी टू अप्लाई, क्योंकि इसके लिए अप्लाई करना बहुत इजी है और ये फिर फ्री है। यू हैव इंस्टेंट एक्सेस टू अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन अकाउंट, इससे तुम्हें अपने अकाउंट के बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। इट इज सेफ एंड इजी, ये आसान है, खाली एक आईडी और पासवर्ड का हमें यूज करना पड़ता है और हम इससे अपनी कोई भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। इट पास, इससे बहुत तेज है और कुछ ही समय में हमें अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और एक एंड कंप्लीट अ बैंक ट्रांजेक्शन गिविंग्स यू मोर टाइम टू डू अदर थिंग्स, इसके अलावा इससे क्या होगा, तुम्हें समय, बस समय बचेगा, तुम्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इट इज कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट है, मतलब यू कैन परफॉर्म ऑनलाइन बैंकिंग राइट फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, योर ऑफिस, मतलब कहीं से भी कर सकते हो अपने कंफर्ट से। 24 आवर्स, 24 घंटे इसका इस्तेमाल कर सकते हो, 365 दिन, बैंक तो हर दिन नहीं खुलता। ठीक, इट इज एट वर्ल्ड वाइड एक्सेस, इसका वर्ल्ड वाइड एक्सेस है, मतलब जब तक तुम्हारे पास इंटरनेट है, एज लॉन्ग एज यू कैन एक्सेस द इंटरनेट, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब जब तक आप पे इंटरनेट है तब तक आप अपने अकाउंट्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगला, नो स्पेशल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर को रिक्वायर्ड नहीं होता, या फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके पास आपका पर्सनल पीसी है या फिर कंप्यूटर है, आप तब तक इसे सर्विस को अवेल कर सकते हो। वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज अवेलेबल, इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, तो देखो यहाँ लिखा है, टू एक्सेस द बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी, कस्टमर विद इंटरनेट एक्सेस वुड नीड टू रजिस्टर विद द इंस्टीट्यूशन फॉर द सर्विस एंड सेट अप सम पासवर्ड फॉर कस्टमर वेरिफिकेशन। तो पहला स्टेप, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पास अगर कोई भी इंसान जो ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी यूज करना चाहता है, उसके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए और उसे अपने इंस्टीट्यूशन के पास इस सर्विस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा और एक पासवर्ड और आईडी वगैरह सेट करवानी पड़ेगी ताकि तुम्हें वेरीफाई बाद में किया जा सके। जो पासवर्ड होता है वो ध्यान रखना, इज नॉट ओनली सेम एज टेलीफोन बैंकिंग के जैसा नहीं होता है। बैंक रूटीनली एलोकेट कस्टमर्स नंबर whether or not customer have indicated intention to access their online banking facility। बैंक जो है, मतलब ये रूटीनली तौर पे कस्टमर्स को ऑफर करते रहते हैं फैसिलिटी, चाहे वो इन लेना चाहें या ना लेना चाहें। ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सेस करने के लिए अब आपको क्या करना है, पहला काम तो ये हो गया, दूसरा काम यहाँ से आता है, कस्टमर को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सिक्योर्ड वेबसाइट पे जाना है और एंटर करना है ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी में अपना कस्टमर नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके, जो आपने स्टेप 1 में किया था। सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी स्टेप फॉर एक्सेस ऑनलाइन बैंकिंग, इसके अलावा कुछ स्टेप्स और होते हैं किसी किसी में, वरना इन दो के अलावा आप आईडी पासवर्ड डालोगे, आपका पूरा अकाउंट का चिट्ठा खुल के आ जाएगा। बट देयर इज नो कंसिस्टेंसी टू द अप्रोच अडॉप्टेड, लेकिन
इस अप्रोच में कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब कुछ लोग और फीचर्स भी डालते हैं उसके अलावा, लेकिन कुछ लोग नहीं डालते हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑनलाइन बैंकिंग के, तो कन्वीनियंस, कहीं से भी कभी भी कर सकते हो, बेटर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, सर्विसेज, बहुत सारी सर्विस मिल सकती हैं, मोबिलिटी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, पेपर बचाता है, ये सब हमारा ठीक कॉमन लिख सकते हो आसानी से। ऑनलाइन बैंकिंग में कुछ रिस्क भी हैं। अटैक्स ऑन ऑनलाइन बैंकिंग यूज टुडे आर बेस्ड ऑन डिसीविंग द यूजर टू स्टील लॉगिन डाटा, वैलिड लॉगिन डाटा एंड वैलिड 10 विया फिशिंग और फार्मिंग। मतलब आजकल ऐसे बहुत सारे तरीके आ गए हैं, ऐसे फिशिंग, फार्मिंग वगैरह हो गए, जिसकी वजह से वो आपकी लॉगिन डाटा को स्टील करने के लिए या फिर 10 नंबर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन नंबर को स्टील करने की कोशिश करते हैं। ये 10 नंबर ज्यादातर डीमेट अकाउंट्स में यूज किया जाता है। क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग एंड की लॉगर, ट्रोजन हाउसेस कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टील लॉगिन इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग या फिर ट्रोजन हाउसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए। ठीक, जब भी ट्रोजन हाउस का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रोजन हाउस क्या करता है, एक रिमोट परमिट कर देता है एक रिमोट अटैकर को कि वो मॉडिफाई कर दे आपकी जो इंफॉर्मेशन आप उसमें डाल रहे हो अपने, मतलब उसमें अगर आपके, मतलब अगर अकाउंट हैक कर लिया गया होगा, तो आगे से अगर भेजना चाह रहे होगे किसी को पैसे, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। आप भेजोगे राम को, चले जाएंगे श्याम को, ठीक, वो जिसे चाहेंगे। भेजोगे 1,000, चले जाएंगे 1,00,000। ठीक, ये होता है। फ्रॉडस्टर्स फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे पहला हो गया फिशिंग। फिशिंग जो है वो सेंट्रल स्टेज है इंटरनेट स्कैम का। फिशिंग जो है एक तरीका होता है, इसमें एक सेंडिंग ईमेल्स एट द एबिट्री इंडिकेटिंग टू कम फ्रॉम अ कैंडिडेट कंपनी। इसमें एक इंटरनेट पे एक आपको ईमेल मिलता है कि हम बहुत ही फेमस इंटरनेट ऑपरेटिंग कंपनी है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हो और रिक्वेस्ट करते हो उसमें, तो वो आपको एक बोगस वेबसाइट पे ले जाते हैं जो कि उनके द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन फीड करते हो, क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल करते हैं अपने ओन पर्पसेस के लिए, फिर वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगते हैं और इंफॉर्मेशन हम फीड करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा स्किमिंग, स्किमिंग क्या होते हैं, मतलब ये फेक एटीएम कार्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, अ स्वैप अ कार्ड डिवाइस विच रीड द कस्टमर एटीएम कार्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब ये एक स्वैपिंग डिवाइस जैसे होते हैं, इसमें एक बार कार्ड स्वैप हो गया तो ये आपके कार्ड के डाटा जो है इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर कर लेते हैं। जो स्कैमर्स होते हैं, स्वैप इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिलियस कस्टमर बाय इंसर्टिंग, इसको इन्फॉर्मेशन को अगर हम बात करें स्वैप इन्फॉर्मेशन करने के लिए, ये लोग क्या करते हैं ऑन एटीएम वगैरह में ये चीजें लगाते हैं। दे टेक अ ब्लैंक कार्ड एंड इंसर्टेड बाय द कार्ड व्हेन देयर card there are available to encode all the information when they swipe for an ATM schemer catches the pin। मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें एटीएम कार्ड पे जहाँ पे वो लगाने वाला कार्ड लगाने वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे आप कार्ड को सबमिट करते हो, वहां पे ये कोई एक टाइप का मशीन लगा देंगे, एक छोटी सी चिप लगा देंगे। जैसे ही आप कार्ड इसमें डालोगे वो कार्ड का डाटा आपका रीड कर लेगा, और जो आप पिन डालोगे वो पिन वो रीड कर लेगा। और फिर ये इस डाटा को, कार्ड के डाटा को एक नकली प्लास्टिक कार्ड पे पेस्ट करवा लेंगे मशीन से, और फिर उसके बाद उस कार्ड का इस्तेमाल करके, पिन नंबर का इस्तेमाल करके आपके पैसे वगैरह निकाल सकते हैं। स्पूफिंग, स्पूफिंग में क्या होता है, इसमें एक मिसलीडिंग कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है व्हेन यू विच फॉल्स यू मेकिंग एन अन अनसुटेबल सिक्योरिटी अप्रोप्रिएट डिसीजन। जैसे कि फॉल्स एटीएम मशीन हैज बीन सेटअप, कहीं कहीं पे फर्जी, मतलब नकली एटीएम मशीन सेटअप कर देंगे। उस मशीन का भी यही काम है, जैसे तुम उसमें एटीएम कार्ड डालोगे, उसमें क्या होगा, वो तुम्हारे डाटा की, पिन नंबर की, पैसे तो नहीं, जैसे मान लो तुमने किसी एटीएम कार्ड में एटीएम डाला, अब तुमने 1,000 रुपए निकाले, अब वो अगर फर्जी होगा तो जो पता लगे किसी में एटीएम पैसे ना हो तो ना निकलते हैं, लेकिन तुम जानते हो, लेकिन कभी ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर आपको ऐसी जगहों पे मिलेगा जहाँ पे एटीएम्स मिलने की उम्मीद नहीं होती है। ये वहाँ पे फ्रॉड किए जाते हैं, जैसे हाईवे वगैरह पे, क्योंकि वहाँ पे जरूरत वाले इंसान होते हैं और उनके संग ये हो जाता है, नकली एटीएम में पैसे निकालने के लिए इंसान रुका, उसने डाटा फीड किया, पिन नंबर डाला, पैसे नहीं निकलेंगे, कुछ भी लिख के आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है, और उसका कार्ड वो लेगा और चला जाएगा कि पैसे नहीं निकले। अब उसका डाटा पूरा सेव हो चुका है, फिर बाद में वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑनलाइन इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं कुछ, जिससे आप बच सकते हो। जैसे कि सिक्योरिटी टोकन डिवाइस फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सिक्योरिटी टोकन डिवाइस होता है। यूज ऑफ ए सिक्योर वेबसाइट हैज बिकम ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एडॉप्टेड। सिक्योर वेबसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंगल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बैंक ने यूज कर रखा है। पिन नंबर और 10 नंबर देते हैं अब वो ट्रांजेक्शन से पहले, वो आपको डालना होता है, तब बैंक से आपके पैसे कटेंगे। सिस्टम वेयर द पिन रिप्रेजेंट द पासवर्ड यूज फॉर द लॉगिन, मतलब उन्होंने किसी किसी में पास पिन के साथ पासवर्ड भी डालना होता है, ओटीपी भी आता है,
ये आपको पता है। सिग्नेचर बेस्ड भी चलने लगे हैं आजकल की, अब ऑनलाइन सिग्नेचर आपको देने पड़ते हैं। ठीक, काउंटर मीजर्स कौन कौन से हैं कि जो इम्प्लीमेंट करे जाते हैं बैंक्स के अंदर इन फ्रॉड से बचने के लिए। डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो है बैंक यूज करते हैं फिशिंग के और फार्मिंग के अगेंस्ट। इसके अलावा क्लास 3 आई रीडर्स जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है मीजर करने के लिए, टू अवॉइड इज इज सॉरी एक क्लास 3 का आई रीडर का भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ मीजर के तौर पे, ये जानने के लिए कि टू अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन बाय द सॉफ्टवेयर इन द सिग्नेचर बेस्ड ऑनलाइन बैंकिंग वेरिएंट। मतलब कोई सिग्नेचर में या फिर कहीं पे कोई छोटी सी गड़बड़ी हो रही है तो उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये वायरस स्कैनर्स हो गए, ये सब चीजें या फिर डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर वगैरह में यूज करते हैं, तो कॉमन सा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक कवर खत्म हो गए। अगली वीडियो में बचे हुए 3 को हम कवर करेंगे, जो हमारी शुरू होगी मोबाइल बैंकिंग से। ठीक है, चलो फिर कल यहाँ से वीडियो मिल जाएगी।